Java and Shivalik Hills in India. पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस का ओरिजिन कहां से हुआ होगा। इन जगहों से हमें फॉसिल्स मिले हैं, उसके अनुसार हम अपनी जो है ये बात कह पा रहे हैं। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट ट्रायोपिथेकस, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। It has been established that Dryopithecus is one of the oldest fossil. You've plugged into It's Nirvana. one of the oldest fossil, which in turn Your evolved device is into ready to pair. apes and men, मतलब apes and humans. क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कॉमन एंसेस्टर कौन रहा apes and humans का, तो आपको ध्यान रखना है Dryopithecus। क्लास मेमेलिया की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो टर्म्स इस्तेमाल होंगी। एंथ्रोपॉइड्स क्या है, होमिनिड्स क्या है, प्राइमेट्स क्या है। सो लिख लेंगे ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, ब्रीफली। पहले भी वैसे आपको कई बार बता चुका हूं। क्लास मेमेलिया जो है बेटा, ह्यूमंस बिलोंग टू क्लास मेमेलिया। स्टडी ऑफ मैमल्स इज मैमोलॉजी, राइट। क्लास मेमेलिया की दो सब क्लासेस हैं। क्या है जी? सब क्लासेस, दैट इज प्रोटोथीरिया, जिसका ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। मोनोट्रीम्स आते हैं जिसमें एग लेइंग मैमल्स, डकबिल प्लेटिपस, स्पाइनी एंटीटर, दे आर प्रोटोथीरियंस। सो एक है प्रोटोथीरिया और दूसरी है थीरिया। थीरिया फर्दर दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लास क्या है? मेमेलिया। प्रोटोथीरिया और थीरिया सब क्लासेस, और उनकी इंफ्रा क्लासेस है मेटाथीरिया, जिसमें आते हैं जी मार्सुपियंस, पाउच्ड मैमल्स, कैंगरू हो गया जैसे, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया में आते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, जिनमें ट्रू प्लेसेंटा बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स बिलोंग टू, तो चलो मैं इसके आगे लिख दूं, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, कोरियोएलेंटोइक प्लेसेंटा, यूथीरिया। इस यूथीरिया के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, प्राइमेटा, ड्रोबोसिडिया, पेरिसोडेक्टाइला, सिटेसिया, साइरिनिया, लेगोमॉर्फा। You're now connected to Boatstone Grenade. टेरा है ना। इन ऑर्डर्स का जिक्र हमने करा था एनिमल किंगडम जब आपको पढ़ाया था, है ना। चिरोप्टेरा में बैट्स हैं, इंसेक्टिवोरा में मोल, श्रू, हेजहॉग, रोडेंशिया में रोडेंट्स हैं, कार्निवोरा में लायन, टाइगर, सिटेसिया में वेल्स, डॉल्फिन्स, साइरिनिया में सी काउज। जिस ऑर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं वो ऑर्डर है प्राइमेटा या प्राइमेट्स। प्राइमेटा, इसमें क्या आते हैं? प्राइमेट्स। सो इसमें इंक्लूडेड है ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, ठीक है जी। सो प्राइमेटा ऑर्डर में यहां लिख लेते हैं हम, हमारा ऑर्डर क्या है ह्यूमंस का? प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर में आते हैं ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज। अच्छा, एप्स और मंकीज को कंफ्यूज मत करना, एप्स अलग है, मंकीज अलग है। एप्स में क्या क्या है? गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटन, गिब्बन। गोरिल्ला लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल एप, चिंपैंजी मोस्ट इंटेलिजेंट एप, orangutan, and then gibbon. Gibbon is the smallest ape which is found in India also. इंडिया में मिलता है गिब्बन, ठीक है जी। सो एप्स में जैसे अगर मैं एग्जांपल कह दूं तो आपको ध्यान रखना है भाई, इसमें है गोरिल्ला, ये सब हमारे नजदीकी रिश्तेदार हैं। गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन, द स्मॉलेस्ट एप, ओनली एप फाउंड इन इंडिया। गोरिल्ला इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल, चिंपैंजी सबसे इंटेलिजेंट है, और एंग्यूटन भी आता है जिसमें, ठीक है जी। सो ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज क्या है? प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्राइमेट्स में जो थंब है ना, ये वाला अंगूठा जो है, अपोजिबल है।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये पढ़ेंगे भी हम ट्रेंड्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन में। सो प्राइमेट्स में अपोजिबल थंब होने के कारण किसी भी चीज को हम पकड़ सकते हैं, हमारी एक ग्रिप है, प्रिसाइज ग्रिप है, राइट। प्राइमेट्स अपनी बाजुएं अपने सिर से ऊपर ले जा सकते हैं, पेड़ों की टहनियों को पकड़ के लटक सकते हैं, राइट। एक ट्री ब्रांच से दूसरे ट्री ब्रांच पे उछल कूद कर सकते हैं, ब्रेकिएशन कहते हैं उसे, स्विंगिंग फ्रॉम वन ट्री ब्रांच टू अनदर। और सभी प्राइमेट्स दो टांगों पे खड़े हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस शो दिस फॉर्म ऑफ लोकोमोशन एक्सक्लूसिवली जो है बाइपेडल लोकोमोशन हम शो करते हैं। बाकी जो एप्स हैं या मंकीज हैं, बंदर भी हमने देखा दो टांगों पे चल लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, राइट। बाकियों में क्वाड्रीपीडल है, नकल वॉकर्स हैं, ये नकल्स होते हैं ना, ये वाली जो चीजें, इनके ऊपर ऐसे ऐसे करके गोरिल्ला चिंपैंजी आगे चलते हैं। हमारे में बाइपेडलिज्म पूरी तरह से विकसित है कि हम दो टांगों पे हैं। तो प्राइमेट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स भी ध्यान रख रहे हैं हमें, ठीक है जी। ऑपोजिबल थंब है, और ये जो उंगलियों के डिजिटल पैड्स होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे, ताकि किसी चीज को महसूस कर पाए। आपने देखा होगा अक्सर प्राइमेट्स दे स्पेंड कॉन्सिडरेबल टाइम इन इंस्पेक्टिंग द थिंग्स। बंदर के हाथ में कोई चीज दे दीजिए, वो अपने हाथ से उसे पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे महसूस करते हैं, उसका टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, क्योंकि उंगलियों के यहाँ सिरों पे बड़े ही सेंसिटिव डिजिटल पैड्स हैं, ये इनमें सेंसेशन है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये प्राइमेट्स की इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने आपको। सो प्राइमेट्स जो है ना, प्राइमेटा ऑर्डर फर्दर डिवाइडेड है, लेम्यूरोइडिया, टार्सियोइडिया, एंथ्रोपोइडिया। प्राइमेटा का फर्दर डिविजन्स क्या है? अगर मैं यहां पे लिखूं, प्राइमेटा में इंक्लूडेड है लेम्यूरोइडिया, जिसमें लीमर्स आते हैं, लेम्यूरोइडिया, टार्सियोइडिया। लेम्यूरोइडिया में लीमर, टार्सियोइडिया में टार्सियर्स, राइट। इनको प्रोसाइमियंस भी कहते हैं। साइमियन वर्ड एक जहां भी कहीं ह्यूमन इवोल्यूशन में यूज हो ना, साइमियन इज रेफरिंग टू मंकी लाइक, बंदर जैसे। साइमियन रेफर्स टू समथिंग विच इज मंकी लाइक। तो ये जो लेम्यूरोइडिया एंड टार्सियोइडिया है ना, इनको प्रोसाइमियंस कहते हैं, ये बंदरों से भी पहले के हैं। लेम्यूरोइडिया एंड टार्सियोइडिया, इनको कलेक्टिवली प्रोसाइमियंस कहते हैं, ध्यान रखनी है ये चीज। और ह्यूमंस किस में आ गए? ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज, ये प्राइमेटा के किस डिवीजन में आ गए? एंथ्रोपोइडिया में। एंथ्रोपॉइड्स वर्ड भी यूज कर लेते हैं इसमें। सो प्राइमेटा का ये सब डिवीजन हुआ एंथ्रोपोइडिया, जिसमें ह्यूमंस, एप्स, मंकीज। एंथ्रोपोइडिया में फर्दर फिर फैमिलीज आ जाती हैं, सिबॉइडिया, सर्कोपिथेकॉइडिया एंड होमिनॉइडिया। सिबॉइडिया, सर्कोपिथेकॉइडिया, होमिनॉइडिया, राइट। तो ह्यूमंस की जो फैमिली हो जाएगी, दैट इज, इसको हम यहां पे डालेंगे ऐसे ना, होमिनॉइडिया है ना। इसके बाद फिर फर्दर हाइलोबेटिडेई, पोंगिडेई, होमिनिडेई, राइट। दिस इज होमिनॉइडिया, फैमिली होमिनिडेई हो जाएगी, होमिनिडेई, ठीक है। नॉइडिया और निडेई फर्क है। होमिनिडेई क्या हो जाएगी? ह्यूमंस के लिए फैमिली। सो ध्यान रखेंगे ये चीज। अब ये मैंने क्यों बताई? ताकि ये टर्म्स ध्यान रहे, आगे हम होमिनिड टर्म यूज करेंगे तो फिर आप सोचेंगे होमिनिड्स क्या होते हैं, मतलब ह्यूमंस, राइट जी। एंथ्रोपॉइडिया में जब आप एंथ्रोपॉइड्स कहते हैं तो ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज को रेफर कर रहा है। प्राइमेटा इन सब का ऑर्डर है, तो ऑर्डर के बाद सुपर ऑर्डर है, फिर इंफ्रा ऑर्डर्स हैं और फिर फैमिलीज हैं, राइट। तो ह्यूमंस की क्लास क्या है जी? मैमेलिया। ह्यूमंस की सब क्लास थीरिया। ह्यूमंस की इंफ्रा क्लास यूथीरिया। ह्यूमंस का ऑर्डर प्राइमेटा। ह्यूमंस के ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडिया। इंफ्रा ऑर्डर होमिनॉइडिया। ह्यूमंस की फैमिली होमिनिडे, राइट। याद रहेगा? चलो गुड, अगर आप याद रख ले तो अच्छी बात है। सो इस स्लाइड में से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? फॉसिल एविडेंस के अनुसार ह्यूमंस का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कहां कहां हुआ है? सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा, इंडिया में शिवालिक हिल्स, यहां से हमें फॉसिल्स, जीवाश्म मिले हैं। सेकेंड, कॉमन एंसेस्टर ह्यूमंस एंड एप्स का क्या रहा? आप अक्सर ही सुन लेते हैं ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, ये गलत है।
ह्यूमंस और एप्स, इनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा है ड्रायोपिथिकस। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ड्रायोपिथिकस। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जी। जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, प्रायर टू एप मैन, जिसमें ड्रायोपिथिकस, रमापिथिकस, सिवापिथिकस ये पढ़ेंगे। देन एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, जिसमें हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, जावा मैन, पिकिंग मैन ये पढ़ेंगे। एंड देन ट्रू मैन इंक्लूडिंग द मॉडर्न मैन, जिसमें क्रो-मैगनन मैन, निएंडरथल मैन एंड today's man and even the future man, homo sapiens futuralis के बारे में पढ़ेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, क्या क्या मेजर मॉर्फोलॉजिकल बदलाव हुए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन। नंबर 1, नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ द नोज। नाक जो है नैरो हुआ है, एप्स में चौड़ा है, ये नथुने चौड़े हैं, और एलिवेटेड थोड़ा ऊपर को है। नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ नोज, फॉर्मेशन ऑफ द चिन, नोट करते जाइए सभी पॉइंट। चिन, ठुड्डी जो है चिन बनी है ये हमारी, राइट। रिडक्शन ऑफ द ब्रो रिजेस, ब्रो रिजेस समझते हैं, ये हमारे आईब्रोज हैं, इनकी ऊपर वाली ये जो हड्डी है ऐसे ये प्रोमिनेंट है, ये वाली, राइट। एप्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है, हमारे में ये कम प्रोमिनेंट है, कम उभरी हुई है। सो रिडक्शन इन ब्रो रिजेस। फ्लैटनिंग ऑफ द फेस, ऐसे सामने से फेस फ्लैटेंड है, एप्स की तरह हमारा जबड़ा आगे को बढ़ा हुआ नहीं है, राइट। रिडक्शन इन बॉडी हेयर, शरीर के बाल कम होते गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ कर्व्स इन द वर्टिब्रल कॉलम फॉर इरेक्ट पोस्चर, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम जो है, आपको याद होगा उसमें कर्व्स हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल कर्व। हमारी रीढ़ की हड्डी ऐसे स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है ना, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व, लंबर कर्व, सैक्रल और द पेल्विक कर्व। फॉर्मेशन ऑफ बाउल लाइक पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल जिसे कहते हैं, जिसमें इलियम, ईशियम, प्यूबिस है। हिप गर्डल बाउल लाइक हो गया है, जिसमें ब्रॉड इलिया है टू सपोर्ट द विस्रा, विस्रल ऑर्गन्स वेल सपोर्टेड है, राइट जी। सो ये मॉर्फोलॉजिकल बदलाव हुए हैं जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है। चलिए अब टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन देखते हैं। अभी अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, प्रायर टू एप मैन, then ape man including prehistoric man, and then finally true man including modern man। 3 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं एक तरह से। सबसे पहले देखते हैं प्रायर टू एप मैन, एप मैन से पहले, मतलब हम मिलियंस ऑफ इयर्स अगो की बात कर रहे हैं। सो प्रायर टू एप मैन हमें ड्रायोपिथिकस नाम का फॉसिल मिला। आपने हेडिंग दे लिया ना, आपका हेडिंग होना चाहिए टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। 3 कैटेगरीज उसमें बना लेंगे, प्रायर टू एप मैन, नंबर 2 एप मैन एंड नंबर 3 ट्रू मैन। सो प्रायर टू एप मैन में सबसे पहला जो हम फॉसिल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ड्रायोपिथेकस। अच्छा, ये पिथेकस वर्ड का मतलब क्या होता है? पुराने ज़ूलॉजिस्ट जो थे वो एप्स के लिए एंड मंकीज के लिए कॉमन टर्म यूज कर लेते थे, पिथेकस। सो दिस पिथेकस वही टर्म है जो चली आ रही है अभी तक, ओके जी। 15 million years ago, when you write MYA, that means millions of years ago, 15 million year ago की बात है भाई। ये ड्रायोपिथेकस नाम का जीव जो है ये धरती पे चला करता था। बॉडी कवर्ड विद हेयर, इसके शरीर पे बाल थे, प्राइमेट्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है बॉडी हेयर, मैमल्स का फीचर है इनफैक्ट। एप लाइक था, ये देखने में एप लाइक था, लेकिन यही इंसेस्टर माना जाता है एप्स का एंड ह्यूमंस का, ड्रायोपिथेकस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये वाली बात। द फॉसिल ऑफ ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस was discovered from Miocene rocks of Africa and Europe। ड्रायोपिथेकस के फॉसिल्स हमें जो मिले हैं, ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस, अफ्रीका से एंड यूरोप से। It is regarded as common ancestor of man and apes. This point is very important. This can be framed as a question. Common ancestor of apes and humans, which walked on the earth 15 million years ago, in which the body was covered with hair. What is the name of that creature? It was Dryopithecus. गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह नकल वॉकर्स, नकल समझ रहे हैं ना जो भी बता रहा हूं मैं, ऐसे 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 करके
ये भी चलता था आगे जैसे गोरिल्ला एंड चिंपैंजी चलते हैं। नक्कल वॉकर, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म। हालांकि दो टांगों पे चल सकते हैं एप्स, लेकिन वो ज्यादा देर तक ऐसा नहीं करते, थोड़ी देर चल के फिर वो ऐसे ही चलने लग जाएंगे। नाउ ड्रायोपिथेकस का स्कल देखिए गौर से, स्कल में टीथ देखिए। मैंने आपको बताया था हार्ड पार्ट्स के फॉसिलाइज होने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं सॉफ्ट पार्ट्स के कंपैरिजन में। लार्ज कैनाइन्स थे, कैनाइन काफी बड़े बड़े, ये हमें फॉसिल से ही पता चला है। इट एट फ्रूट्स एंड लीव्स, फल खाता था और पत्ते भी खाता था। आर्बोरियल, आर्बोरियल वर्ड का मतलब समझते हैं, पेड़ों पे रहने वाले जो हैं। प्राइमेट्स आर्बोरियल ही हैं, राइट। हालांकि गोरिल्ला साइज में बहुत हैवी होने के कारण वो पेड़ों पे नहीं रह पाते, तो वो जमीन पे चलते हैं। ह्यूमंस टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो हमने जमीन भी एक्सप्लोर करनी शुरू करी। एंसेस्टर्स की अगर बात करें तो आर्बोरियल रहे हैं। आर्बोरियल रेफर्स टू पेड़ों पे रहने वाले जानवर। ड्रायोपिथेकस, अब आप यहां पे क्लियरली देख पा रहे हैं, एप का एंड ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर रहा है। एक मिनट दिखाते हैं आपको, फिर से देखिए। ड्रायोपिथेकस जो है एप्स एंड ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर रहा है। एप्स में यू हैव गिबन, ओरेंगुटन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ड्रायोपिथेकस से ही आगे रामापिथेकस बना और उसी से ह्यूमंस बने। सो ये जो आपके सामने ऐसे फ्लो चार्ट बनाए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रायोपिथेकस से एप्स एंड रामापिथेकस। एप्स में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, गिबन ये सब आ गए। रामापिथेकस से ह्यूमंस। नाउ ड्रायोपिथेकस रहा 15 मिलियन ईयर्स अगो। समय और बीता, अब आप 14 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम आ जाएं तो रामापिथेकस, RAMA, रामापिथेकस। It survived from late Miocene to Pliocene. It appeared 14 to 15 million years ago and इसके जो फॉसिल्स थे वो कहां से मिले, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। आपको ये रामापिथेकस में रामा नाम इंडियन लग रहा है तो अंदाजा लग जाएगा। शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। Fossil of Ramapithecus was discovered by Edward Lewis. साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं, एडवर्ड लुइस। कहां से? शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। प्लीज रिमेंबर दिस, भूल मत जाइएगा। रामापिथेकस में भी बॉडी कवर्ड विद हेयर एंड आर्बोरियल, पेड़ों पे रहने वाले। डेंटिशन का अगर हम जिक्र करें, दांत, कैनाइन्स जो है छोटे हुए, मोलर्स बड़े हो गए। मोलर्स पीछे वाले दांत जो है, ह्यूमन डेंटिशन तो पता है ना, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स बड़े हैं तो इसका मतलब है कोई नट्स जैसी चीज चबाने के काम आएंगे। मोलर्स आर फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, फूड पे दबाव डालने के लिए। तो नट क्रैक करते होंगे शायद ये दांतों से अपने, कोई सख्त चीज भी खाते होंगे, है ना। ना इथियोपिया, तंजानिया, तंजानिया से हमें क्या मिले हैं जी? फुटप्रिंट्स ऑफ इरेक्ट एनिमल्स, हमें ऐसे फॉसिल्स मिले। अच्छा, फॉसिल हमेशा यही नहीं होता कि किसी जानवर की हड्डियां मिले या दांत मिले। मैंने बताया था किसी का कोई इंप्रेशन है, कोई छाप पड़ गई है मिट्टी पे या किसी चीज पे, वो भी फॉसिल कहलाएगी। तो ऐसे पैरों के निशान मिले जहां पे हमें पता चल रहा था कि कोई ऐसा जानवर है जो सीधा खड़ा होता होगा, इरेक्ट रहता होगा, राइट। एंड बोन्स ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल्स हमें इथियोपिया से मिले, और जैसे हमें पता चला कि कोई इस तरह का ह्यूमन एंसेस्टर जो है वो धरती पे चला होगा जो कि लगभग 4 फीट हाइट का रहा होगा। अच्छा, एक ये चीज देखिए, ये भी देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है हाइट में भी डिफरेंस आया है। ये फॉसिल्स हमें 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो के मिले। इससे पहले हम 14-15 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे थे रामापिथेकस की। दैट मींस लगभग 10 मिलियन ईयर्स का एक गैप आ गया इतना बड़ा कि हमारे पास उस बीच के रिकॉर्ड्स नहीं है। सो 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो हमें इस तरह के क्रिएचर के फुटप्रिंट्स मिले जो लगभग 4 फीट ऊंचाई का रहा होगा, राइट। प्रायर टू एप मैन में आपको यह ध्यान रखने हैं क्या क्या? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, दीज आर प्रायर टू एप मैन। अब हम आ जाते हैं एप मैन में, जो कि 2 से 4 मिलियन ईयर्स अगो फॉसिल पुराने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस
ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है जी ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस में? रेमंड डार्ट, इंपॉर्टेंट, डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। चलिए जी अंडरलाइन करता हूं, नाम थोड़े थोड़े मुश्किल हैं बट याद हो जाएंगे, एक स्टोरी की तरह सुनते जाइए इसे। रेमंड डार्ट साइंटिस्ट का नाम, discovered the fossil of Australopithecus africanus, जिसे अफ्रीकन एप मैन कहा गया, फ्रॉम प्लायोसिन रॉक्स नियर ट्वांग, जगह का नाम है इन अफ्रीका। आराम से सुनिए, अफ्रीका की ट्वांग नामक एक जगह में रेमंड डार्ट ने ढूंढा फॉसिल, किसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस का। और जो फॉसिल उन्हें मिला था वो एक स्कल था, खोपड़ी थी। The skull discovered was of 5 to 6-year-old baby, so it is also called Tong child. हमें स्कल मिला था एक उसका, और 5 से 6 साल के बच्चे का स्कल वो था, और क्योंकि टोंग नामक जगह से मिले था तो इसी कारण नाम ट्वांग चाइल्ड रख दिया गया। राइट जी, क्लियर है ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस का? ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस जो थे वो अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहे। धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि इंसान ने गुफाओं में रहना शुरू करा, फायर की खोज कर ली, कल्चरली हम बेहतर होते गए। ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन के बारे में क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे? फर्स्ट एप मैन जिसमें बाइपीडल लोकोमोशन और इरेक्ट पोस्चर था, फर्स्ट एप मैन। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से नीट में क्वेश्चन फ्रेम होंगे। फर्स्ट एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, फर्स्ट एप मैन हु वॉक्ड ऑन 2 legs, बाइपीडल लोकोमोशन, 2 टांगों पे चलना, और जिसमें इरेक्ट पोस्चर था। तो एग्जांपल होगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस, राइट? अब आप देखिए इनमें ब्रो रिजेस प्रोमिनेंट नजर आ रही है, ये ब्रो रिजेस, आईब्रो रिजेस एंड ह्यूमन लाइक टीथ, डेंटिशन ह्यूमन जैसा हुआ। आप देखेंगे एप्स में, गोरिल्ला, चिंपैंजी वगैरह कितने बड़े बड़े दांत है, कैनाइंस कितने बड़े बड़े, उनका जॉ थोड़ा रेक्टेंगुलर है। अगर मैं एप्स एंड ह्यूमंस के डिफरेंसेस की बात करूं, जॉ जो है रेक्टेंगुलर है, हमारा जॉ पैराबोलिक है, उनका जॉ आगे को उभरा हुआ है, हमारा ऐसा नहीं है, राइट? उनमें प्रोगनेथस है, हमारे में ऑर्थोगनेथस होता है। सी, कैन यू सी द स्कल? क्रेनियल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेनियल कैपेसिटी जो थी वो 400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर्स। क्रेनियम तो आप समझते हैं, ये ब्रेन बॉक्स, लिख दो क्रेनियम क्या है? क्रेनियम मींस ब्रेन बॉक्स। हमने क्रेनियम की हड्डियां पढ़ी थी, फ्रंटल, पेराइटल्स, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनॉइड, इथमॉइड, ये हड्डियां मिलके क्रेनियम बना रही है भाई। इसके अंदर दिमाग है, ब्रेन बॉक्स। तो यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 400 सीसी। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई क्रेनियल कैपेसिटी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड है। What is cranial capacity and why this cranial capacity is important? समझते हैं इस बात को? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस जो थे, जिनमें हमने क्रेनियल कैपेसिटी देखी कि भाई 400 सीसी के करीब है, अगर हम इन्हें कंपेयर करें बाकी प्राइमेट्स के साथ, जैसे हम एप्स की बात कर रहे थे, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, वहां क्रेनियल कैपेसिटी कम है। तो क्रेनियल कैपेसिटी जब बढ़ी, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ा, राइट? ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस गुफाओं में रहते थे, दे हंटेड विद स्टोन टूल्स। दिमाग जब तेज होगा तो इंसान औजारों का इस्तेमाल करना सीखेगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्राइमेट्स का बाकी नॉन प्राइमेट्स अगर हम देखें, या अगर हम ह्यूमंस का एप्स के साथ देखें, एप्स जो हैं, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरेंगुटन, वो कैपेबल नहीं है, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग कॉम्प्लेक्स टूल्स। सिंपल टूल्स इस्तेमाल कर लेंगे। आप देखेंगे कोई गोरिल्ला है तो मान लीजिए जंगल में से कहीं दीमक नजर आ रही है, राइट? आर्थ्रोपोड्स, टर्माइट जो होती है, वो उन्हें खाना चाहता है। सो दीमक अपनी बिल में से निकल रही है तो एक एक दीमक को पकड़ पकड़ के खाएगा। तो वो इतना दिमाग लगा सकता है कि आसपास अगर कोई स्टिक पड़ी हुई है, कोई डंडी पड़ी हुई है लकड़ी की, तो वो उसकी बिल में वो डंडी डाल दे और जिसके साथ जो है सारे दीमक चिपक जाएंगे और वो एक ही साथ उन्हें खा सकता है। तो ये भी तो टूल्स का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बड़े सिंपल टूल्स।
ह्यूमंस में ब्रेन डेवलपमेंट होने के साथ हमने कॉम्प्लेक्स टूल्स बना लिए, हमने औजार बना लिए। शुरुआत में पत्थरों से बनाए टूल्स। अब आप खुद ही देखिए, अगर औजार है आपके पास तो आप एक अपने से ज्यादा शक्तिशाली जानवर से भी लड़ सकते हैं। आपके पास एक त्रिशूल है, एक भाला है, तो आप एक बड़े शक्तिशाली जानवर को मार सकते हैं। जानवर केवल अपनी मसल पावर पे ही डिपेंडेंट है, वो टूल्स नहीं बना पाते। अगर एनिमल्स भी टूल्स इस्तेमाल करना सीख जाएं तो फिर वो हम ह्यूमन से आगे निकल जाएंगे, राइट? सो ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस दे हंटेड विद द स्टोन टूल्स, और ये ऑमनीवोर्स थे। एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, सुनो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, आप हेडिंग दे लीजिए। ये मेन हेडिंग हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस। इसी में हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस पढ़ा था। ये अफारेंसिस है, अनदर फॉसिल। डोनाल्ड जॉनसन, he found a 3.2 million years old skeleton of a female human ancestor, और उसका नाम उन्होंने रखा लूसी। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। Lucy is the scientific name Australopithecus afarensis। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं। 6 स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस दे आर नोन। कौन कौन सी? थोड़ी देर पहले बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस यानी अफ्रीकन एप मैन, जिसे सदर्न एप या फिर टोंग बेबी भी कहा गया। अभी अभी लूसी के बारे में बताया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस। कंफ्यूज मत होना, पहले अफ्रीकानस बताया, अब अफारेंसिस। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस, रोबस्टस, ब्योसाई, एथियोपिकस। अब 2 याद रख लो बस, जो पहले 2 है ना, अफ्रीकानस एंड अफारेंसिस, इतना भी चलेगा। अफ्रीकानस जो था दैट वाज फॉर टोंग बेबी, रेमंडाट, एंड देन ल्यूसी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस बाय डोनाल्ड जॉनसन। याद रहेगा इतना, वैज्ञानिकों के नाम और जो फॉसिल्स उन्होंने डिस्कवर किए हैं और उनके कॉमन नाम क्या क्या दे दिए गए। सी ल्यूसी का ये हमारे पास फॉसिलाइज्ड स्केलेटन जो हमें मिला है, जिससे हमने ये एक इमेज क्रिएट करी। जिक्र चल रहा है जी एप मैन का। हमने टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन को 3 भागों में बांटा था। प्रायर टू एप मैन, जिसमें ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस पढ़े। सेकेंड कैटेगरी एप मैन, जिसमें शुरुआत करी ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस से, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो हमें जो फॉसिल्स मिले हैं पुराने, दैट इज होमो हैबिलिस, फर्स्ट होमिनिड। आ गया ना वर्ड होमिनिड? होमिनिडेई फैमिली याद है? होमिनिड कहां से आया वर्ड? होमिनिडेई फैमिली, जिसमें ह्यूमंस and nearby ancestors, humans and nearby ancestors, so they are the first hominids। लोकोमोशन इनमें भी बाइपीडल ही था। अब आप देखेंगे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी हुई नजर आएगी। पहले हमने ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस में 400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स देखा, यहाँ पे 600 से 800 के करीब क्रेनियल कैपेसिटी, 650 टू 800, मतलब 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर्स के बीच में क्रेनियल कैपेसिटी बढ़नी शुरू हुई। नेचुरल सी बात है, अगर बढ़नी शुरू हुई है तो थोड़ा इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ा होगा। और यहाँ पे इन्होंने टूल्स बनाने शुरू कर दिए चिप्ड स्टोन्स से। टूल्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट? किसी जानवर को मारना है, उसकी हड्डी तोड़नी है, तो टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। होमो हैबिलिस को ही एबल मैन, ये नाम याद रखना है, जो अल्टरनेट नाम बता रहा हूं ना, ऐसे भी पूछ सकते हैं। एबल मैन, स्किलफुल मैन, टूल मेकर मैन, हैंडी मैन किसे कहते हैं, राइट? सो होमो हैबिलिस, दैट मीन्स दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। ओके, याद रहेगा? ठीक है जी। नाउ होमो हैबिलिस ने जो स्टोन टूल्स बनाए कुछ इस तरह से, बहुत ज्यादा परफेक्शन नहीं था उन टूल्स में, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि परफेक्शन आता जाएगा। ये छोटी सी जगह नजर आ रही है जो आप, जावा। बिगिनिंग में मैंने कहा था
सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, जावा, इन सब जगहों से फॉसिल्स मिले हैं। यहाँ पे 1891 की बात है, जावा से हमें ये कुछ हड्डियां प्राप्त हुई, कुछ फॉसिल्स मिले और वो फॉसिल्स रहे होमो इरेक्टस के 1.5 to 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हैबिलिस के बाद अब हम जिक्र करने जा रहे हैं होमो इरेक्टस, इरेक्ट मैन। इरेक्टस मतलब इरेक्ट मैन, और बेटर हुआ इरेक्ट पोस्चर। लोकोमोशन बाइपीडल है और ये मीट ईटर्स रहे। देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था बाइपीडल लोकोमोशन ने हमें फायदे दिए। कद लंबा हो गया, दो टांगों पे जब हम चलेंगे तो कद लंबा है। पानी में ज्यादा गहराई तक हम जा सकते हैं, जब तक कि पानी हमारे यहां तक ना आ जाए। नाक तक पानी आएगा तभी तो हम डूबेंगे, कि नाक के जरिए पानी लंग्स में चला जाए, राइट। सो दैट मीन्स हम पानी में ज्यादा गहराई में जाएंगे तो पानी से भोजन पकड़ के ला सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं या और भी चीजें। कद लंबा होने से हम जंगल में दूर तक के खतरे को भांप सकते हैं। हाथ फ्री हो गए, जब दो टांगों पे है मींस हैंड्स आर फ्री। सो व्हेन योर हैंड्स आर फ्री यू कैन कलेक्ट द फूड आइटम्स एंड ब्रिंग देम बैक टू द होम बेस। आप घर से बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं भोजन, अगर आपके हाथ फ्री नहीं है, हाथों से भी लोकोमोशन करना है, तो फूड पकड़ के कैसे लाएंगे फिर, है ना? सिर्फ मुंह से ही पकड़ सकते हैं। तो अब क्या हो गया, हैंड्स फ्री होने से फूड गैदरिंग और बेटर हो गई, राइट। फायदे हैं ये लोकोमोशन के, बाइपीडल लोकोमोशन के। होमो इरेक्टस में स्कल में क्या बदलाव आए? फ्लैटेंड स्कल है, स्कल फ्लैट हुआ थोड़ा। ब्रो रिजेस आप देख पा रहे हैं, जॉ इनमें प्रोजेक्टिंग था, स्मॉल ह्यूमन लाइक टीथ। अगर हम गोरिल्लास चिंपैंजी से कंपेयर करें तो उनके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें गैप भी होता है आगे, राइट। डायस्टीमा गैप जो होता है, साइमियन गैप भी कहते हैं उसे। सी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस में 400 था, उसके बाद 650 से 800 हुआ, उसके बाद आप देखिए होमो इरेक्टस में 900 सीसी। आप देखेंगे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। होमो इरेक्टस मेड एंड यूज्ड फायर, बड़ी ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ये एक खोज रही। इंसान ने आग जलाना सीखा। उस आग में जल के अगर कोई जानवर मर जाता है और तब उसका मांस खाया जाता है तो ज्यादा स्वादिष्ट लगा होगा हमें, वो रोस्टेड मीट, वो भुना हुआ मांस। तो तब इंसान ने ये प्रक्रिया जो है कुकिंग की, खाने को पका के खाने वाली बात आ गई हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन में। उससे पहले तो कच्चा मांस ही खाते थे। हमारे इतने प्रोमिनेंट कैनाइंस इस बात का उदाहरण है कि हम ओरिजिनली मीट ईटर्स रहे हैं। मीट इज मोर न्यूट्रिशियस, मीट इज मोर कॉम्पैक्ट, मीट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। प्लांट डाइट तो सीजनल हो जाएगी, मीट साल भर उपलब्ध है, ठीक है। थोड़ा मीट ज्यादा लंबे समय तक पेट को भरे हुए रख सकता है। सो ओरिजिनली हम मीट ईटर्स ही रहे हैं। होमो इरेक्टस ने बेटर एंड शार्पर टूल्स बनाए एज कंपेयर टू होमो हैबिलिस, और बेहतर होते गए टूल्स। जब बेहतर टूल्स हो जाएंगे तो साइज में थोड़े बड़े जानवरों का शिकार भी संभव हो जाएगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया आपको कि इंसान शिकार करना भी सीख गया होगा इन टूल्स की मदद से। होमो इरेक्टस कैटेगरी में हमें 3 मेजर फॉसिल्स मिलते हैं, जावा एप मैन, पेकिंग मैन एंड हिडलबर्ग मैन। हेडिंग दे लेंगे आप होमो इरेक्टस, और होमो इरेक्टस हेडिंग में लिखेंगे जावा एप मैन, पिकिंग मैन, हिडलबर्ग मैन। ओके, हिडलबर्ग जगह का नाम है। साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है जी। जावा मैन के बारे में जो बातें बता रहा हूं, साइंटिस्ट है यूजीन ड्यूबॉयस। Discovered a fossil from Pleistocene rocks in central Java, and he named it Pithecanthropus. He named it Pithecanthropus erectus. Shall I repeat? Pithecanthropus erectus. Mayer in 1950 assigned it as Homo erectus. इसी का नाम बाद में Homo erectus रख दिया गया। 1.65 to 1.75 meters tall. Perhaps it was the first prehistoric man to make use of fire for hunting, defense and cooking. Very important.
आग जलाना जब सीख लिया तो उसके कई तरह के इस्तेमाल हो जाएंगे, शिकार के लिए भी, हंटिंग के लिए, स्वयं को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए, एंड भोजन पकाने के लिए, कुकिंग के लिए भी. राइट, दीज आर द पॉइंट्स फॉर जावा मैन. W.C. Pei discovered the fossils of Peking man from limestone caves near Peking and named it Sinanthropus. अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जगहों से फॉसिल्स ढूंढे हैं और उसके हिसाब से वो नाम रखते गए. साइनेंथ्रोपस नाम रखा गया जिसे डेविडसन ब्लैक ने नाम दे दिया साइनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस. साइनेंथ्रोपस भी याद रखेंगे, इतना भी चलेगा. Meyer renamed it as Homo erectus pekinensis, which is a subspecies. Homo erectus, उसी के अंतर्गत तो हम पढ़ रहे हैं जावा मैन, पिकिंग मैन, हीडलबर्ग मैन, होमो इरेक्टस के अंतर्गत. Now, placing Java ape man and Peking man as subspecies of Homo erectus, it has sound basis. इसका एक आधार है क्या? Because of the close similarities between these. Peking man में और Java ape man में हमें बहुत close similarities मिली और इन्हें Homo erectus के subspecies कहा गया. 1.55 to 1.60 meters tall. Peking man was slightly short. Peking man was slightly shorter and little lighter and weaker. The only noticeable difference of Peking man from Java ape man was its larger cranial capacity. Cranial capacity zyada rahi. It has been confirmed that both Java and Peking man used to live in caves. This point is important. Java ape man and Peking man ये गुफाओं में रहते थे, caves में, छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके, ट्राइब्स में. देखो, इंसान ने सोशली ग्रुप्स बनाना सीखा तो ये फायदे वाली बात रही, शिकार करने में भी बेहतरी रही, स्वयं को बचा पाने में, डिफेंस के लिए भी एक बेटर बात थी कि अगर ग्रुप्स में हम रह रहे हैं. 1908 में in 1908, one of the most perfect fossil jaws belonging to Middle Pleistocene was found by workmen working near Heidelberg, Germany. Heidelberg man का जिक्र किया था ना. So Heidelberg जगह है जर्मनी में, वहां पे हमें jaws का फॉसिल मिला and it was shown to Otto, who gets the credit for its discovery. It was named Homo erectus heidelbergensis. Homo erectus heidelbergensis. Homo erectus में हमने जावा मैन, पिकिंग मैन एंड heidelberg मैन का जिक्र किया था. So उन्हीं के फॉसिल्स के बारे में आपको बता रहा हूं. ये जो जॉ मिला है heidelberg मैन का, एक्चुअल में ये लोअर जॉ है विद ऑल द टीथ. ह्यूमंस जैसे टीथ थे, मैसिव जॉ था, और इसने भी फायर का इस्तेमाल करा, टूल्स का इस्तेमाल करा. इसके बाद लगभग 50,000 साल का एक गैप आ जाता है इन द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. राइट, लेट्स अगेन सी टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन में हमने जिक्र किया था प्रायर टू एप मैन का एंड ट्रू मैन का. तीन मुख्य कैटेगरीज में हमने बांटा था. प्रायर टू एप मैन में हमने क्या देखा था जी? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस. एप मैन में, प्रायर टू एप मैन में हमने क्या देखा है जी? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस. एप मैन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रू मैन. लगभग 40,000 से 1,00,000 साल पहले की बात करें तो नियंडरथल मैन. राइट जी, नियंडर वैली, जर्मनी. नियंडरथल वर्ड हमने कहां से लिया? नियंडर वैली है जर्मनी में, जहां से हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिला होगा. नियंडरथल मैन में पोस्चर इरेक्ट है जी, स्टॉकियर बॉडी है, मजबूत है, ओमनीवोरस रहे होंगे ये. स्कल का साइज देखिए, क्रेनियल कैपेसिटी आपको और ज्यादा मिलेगी, 1400 सीसी के करीब, 1400 सीसी ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी. क्रेनियल कैपेसिटीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यही समय रहा होगा जब आइस एज हुआ. लिखा है ना जी, विंटर इज कमिंग. मैमूथ दिख पा रहे हैं आपको? इतनी ज्यादा ठंड होगी, अगर धरती का तापमान इतना ज्यादा कम हो गया तो शरीर पे अगर बहुत ज्यादा बाल हैं तो ही सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा स्वयं को, ताकि वो गर्म रख सके. निंडरथल मैन जो है वो गुफाओं में रहते थे, आग का इस्तेमाल करते थे खुद को गर्म रखने के लिए, और जानवरों की स्किन से बनी हुई जो है, आप कह दीजिए हाइड्स जिन्हें हम कह देते हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे. कपड़ा जो हमने बनाया होगा
किसी जानवर की खाल, जानवर मर गया, उसकी खाल है, उसे हमने साफ करा, उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया, राइट? सो दे यूज्ड हाइड्स एंड स्किन एज क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ठंड से बचने के लिए जरूरी था। भोजन का भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो हमने सोशल ग्रुप्स बनाए। उस ग्रुप में कोई एक लीडर होगा जो स्ट्रेटजी प्लान करेगा, जो दूसरों को गाइड करेगा कि इतने बड़े जानवर को कैसा मारा जाए, कैसे मार सकते हैं ताकि कई दिनों तक भोजन का इंतजाम हो जाए। टूल्स का इस्तेमाल करके हमने बड़े बड़े जानवरों का भी शिकार किया और उससे बहुत सारे लोगों का पेट लंबे समय तक भर सकता है। निंडरथल मैन में थोड़ा सा ये भी कल्चर इवॉल्व हुआ कि जो लोग मृत हो जाते थे, मर जाते थे, वो उन्हें दफनाते थे। They buried their dead. This point is important. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिए। आइस एज की ये ठिठुरती हुई ठंड, इसमें सर्वाइवल वाकई ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा होगा। निंडरथल मैन के बाद आते हैं क्रो मैग्नन मैन पे, जिसे हम होमो सेपियंस फॉसिलिस कहते हैं। Its fossil was discovered from Cro-Magnon rocks of France by MacGregor. जिस जगह से फॉसिल्स मिले उसके हिसाब से हमने नाम रख दिया। 34,000 साल पहले रहा होगा ये। It is regarded as the most recent ancestor of today's man. अगर हमसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन नीट में फ्रेम हो सकता है, that mention the most recent ancestor of today's man. होमो सेपियन सेपियन जो हम हैं, हमारे सबसे रीसेंट एंसेस्टर जो 34,000 साल पहले रहे होंगे, देवर क्रो मैग्नन मैन। इनका फेस जो था, चेहरा, परफेक्टली ऑर्थोगेनेथस। जैसे एप्स वगैरह में था ना प्रोगेनेथस की आगे को उभरा हुआ, इनमें नहीं था, ऐसे फ्लैट था जैसे हम में भी है। एलिवेटेड नोज था, ब्रॉड एंड आर्च्ड फोरहेड, मॉडरेट ब्रो रिजेस है। रिडक्शन हो रहा है ना ब्रो रिजेस में, जो प्रोमिनेंट चीजें अब ये रिड्यूस होती गई हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में। जबड़ा स्ट्रांग है, मैन लाइक डेंटिशन है, वेल डेवलप्ड चिन है। क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी, ज्यादा हो गई, इनफैक्ट हमसे भी ज्यादा। करंटली अगर हम ह्यूमंस की क्रेनियल कैपेसिटी कम बात करें तो इससे कम है। It is believed that Cro-Magnon man was somewhat more intelligent and cultured than the man of today. हैरानी की बात है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा कल्चर्ड रहे होंगे, तो खत्म क्यों हो गए फिर? कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं जो हम नहीं सुलझा पाए। ओके, एक्सीलेंट टूल्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, पत्थरों से, हड्डियों से, हाथी दांत से, एलिफेंट टस्क से। ये एक्सीलेंट टूल्स और ऑर्नामेंट्स, औजार और श्रृंगार की वस्तुएं भी बनाते थे। स्पीयर्स, बोज, एरोज, ऑमनीवोरस थे ये भी। स्किन क्लोथ्स यूज करते थे। अ नंबर ऑफ केव पेंटिंग्स, गुफाओं में पेंटिंग्स भी करते थे, डन बाय क्रो-मैग्नन मैन हैव बीन डिस्कवर्ड, और ये खत्म हो गए थे 10,000 से लगभग 11,000 साल पहले, ये विलुप्त हो गए, ये खत्म हो गए। केव पेंटिंग्स आज भी देखने को मिलती हैं। The Cro-Magnon man was the direct ancestor of living modern man. Another question which can be asked in NEET, that is direct ancestor जो है modern living model man का, living modern man का कौन है? That is Cro-Magnon man. Well, 3 categories prior to ape man and then true man. So true man में Neanderthal man हमने पढ़ लिया, right जी? अब Cro-Magnon man भी हमने पढ़ लिया। Currently जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियन सेपियन, अब जानते हैं वाइस मैन, अफ्रीका से फॉसिल्स मिले हम। वाइस मैन बुद्धिमान व्यक्ति, किसने दिया था नाम होमो सेपियंस? लीनियस ने दिया था, याद कीजिए। ओके जी, होमो सेपियंस में आप देख रहे हैं थोड़ा सा रेज्ड स्कल कैप है, ये स्कल कैप है, रेज्ड है हमारा ऊपर वाला। पैराइटल बोन्स होती है ना, नॉन प्रोट्रूडिंग जॉज हैं, दांत छोटे हैं। 1300 से 1600 के करीब क्रेनियल कैपेसिटी, ऑन एन एवरेज ह्यूमंस में 1450 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी है। टूल्स बहुत बेहतर बनाए हैं, जैसा कि मैंने कहा, ऑर्नामेंट्स, एलिफेंट के टस्क से, हड्डियों से होमो सेपियंस जो है बनाते थे। केव पेंटिंग्स, ना एक विशेष बात, भिमबेटका जगह का नाम आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में है जी। केव पेंटिंग्स बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस इन द भिमबेटका रॉक शेल्टर, अभी भी ये देखने को मिलती है। ज्यादा बेहतर हुआ कल्चर हमारा, एंड
आप देख पा रहे हैं टूल्स का इस्तेमाल और बेहतर हो गया, कपड़े और बेहतर हो गए जी हमारे। धीरे धीरे ह्यूमंस आप देखेंगे कि भाई अफ्रीका से आप कदमों के निशान देख पा रहे हैं, पूरे विश्व में हम लोग फैल गए, क्योंकि एक जगह पे अगर भोजन की कमी हो गई, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, तो नेचुरल सी बात है इंसान उसकी तलाश में पूरे विश्व में निकल पड़ा। और शायद अब कोई भी जगह नहीं है पूरे प्लेनेट में जहां पे इंसान नहीं मिलते, राइट? नाउ ह्यूमंस में आपको रेसेस देखने को मिलती हैं। देयर आर मोंगोलॉइड्स, देयर आर कॉकेशियंस एंड देयर आर निग्रोइड्स। अलग अलग जगहों पे ह्यूमंस जो गए, अफ्रीका में या फिर एशिया में या बाकी जगहों पे, सो दीज आर द ह्यूमन रेसेस। ह्यूमंस में कोई अलग अलग स्पीशीज नहीं है, स्पीशीज हम एक ही हैं सभी थ्रू आउट द वर्ल्ड, रेसेस अलग अलग हैं। ओके, कल्चरली क्या क्या चीजें बेहतर हुई? अगर हम कल्चरल इवोल्यूशन की बात करें तो पहले रहा स्टोन एज। स्टोन एज में क्या था जी? पत्थरों से सब औजार बनाए जाते थे। धीरे धीरे चीजें विकसित हुई, इंसानों ने नदियों के किनारे जो है अपनी बस्तियां बसानी शुरू करी, बिकॉज पानी की जरूरत है। तो नदी के किनारे अगर होंगे तो पानी की लगातार अवेलेबिलिटी है और पानी में भोजन भी मिलेगा, मछलियां मिलेंगी। जानवर पालना हमने सीखा, डॉग्स को पालना, सो एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशिंग, जिससे कि जानवरों से हमें दूध मिला, राइट? अलग अलग जानवर। बिगिनिंग में तो सबसे पहले डॉग जो था, हम कहते हैं इंसान का सबसे फेथफुल रहा है, एक तरह से रखवाली के लिए भी और शिकार में भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे वो। फिर हमने एग्रीकल्चर सीखा भाई, धीरे धीरे खेती बाड़ी, ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है हमने खेतों के आसपास बना ली। बिगिनिंग में तो हम मीट ईटर्स रहे, बाद में हमें समझ आया होगा कि सिर्फ हमें नेचर की मर्जी पे नहीं रहना, हम स्वयं भी पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उनके बीज से उन्हें पानी दे करके, सही माहौल देके। उसके बाद कल्चरली जी आयरन एज, जब हमने मेटल्स का इस्तेमाल करना सीखा होगा और मेटल्स से अलग अलग तरह के टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब बनाने सीखे होंगे आग और मेटल का इस्तेमाल करके। और करंटली हम इस मॉडर्न एज में हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि भाई इंसान क्या कहें कि धरती से भी ऊपर अलग अलग प्लैनेट्स तक लाइफ की खोज करने निकल पड़ा है, राइट? दिस इज आवर मॉडर्न एज। नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन में ट्रेंड्स क्या क्या रहे? मैंने शुरू में भी जिक्र करा था, एक अपोजेबल थंब वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और बाइपेडल लोकोमोशन। बाइपेडल लोकोमोशन ने हमें बहुत फायदे दिए। बाइपेडल लोकोमोशन के कारण हमारी हाइट बढ़ी, हमारे हाथ फ्री हो गए, और बाइपेडल लोकोमोशन के कारण हम भोजन पकड़ के दूसरों के लिए भी ला सकते हैं, फूड शेयरिंग भी इवॉल्व हुई। थंब अपोजेबल रहा, अपोजेबल थंब के कारण एक बेहतर ग्रिप है, प्रिसीजन ग्रिप है, पावर ग्रिप है, चीजों को पकड़ सकते हैं मजबूती से, राइट? क्रेनियल कैपेसिटी का ट्रेंड देखिए आप, ऑस्ट्रेलोपिथेसाइंस में 400 सीसी, होमो हैबिलिस में 650 से 800, होमो इरेक्टस में 900, निएंडरथल मैन में 1400 सीसी, होमोसेपियंस 1300 से 1600 सीसी। अगर आप कंपेयर करके देखें, इधर देखिए बड़ी खूबसूरती से चित्र में दिखाया गया है क्या क्या सिमिलैरिटीज रही हैं ह्यूमंस एंड ग्रेट एप्स में। डिफरेंसेस भी हैं एप्स एंड ह्यूमंस में। अगर आप डिफरेंसेस की बात करें, ह्यूमंस में कर्व्स हैं अलग अलग वर्टिब्रल कॉलम में, एप्स में ऐसा नहीं है। हमारे नेक मसल ज्यादा वाइडर मूवमेंट दे रहे हैं, एप्स में ऐसा नहीं है। जॉ में डिफरेंसेस हैं, टीथ में डिफरेंसेस हैं। एप्स आर नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग आर्टिकुलेटेड स्पीच, मीनिंगफुल स्पीच नहीं है उनमें, रिटन लैंग्वेज नहीं है। हमारे में मीनिंगफुल स्पीच है, रिटन लैंग्वेज है। एप्स कॉम्प्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, एप्स एंड ह्यूमंस दोनों में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, राइट जी? नो, फैमिली ट्री अगर हम देखें, ह्यूमंस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जो रहे हैं, मैंने आपको बताया था चिंपैंजी द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमंस। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, एक तरफ आपको स्कल दिखाए गए हैं और आपको कंपेयर करना है कि कौन सा स्कल किसका है। इसमें आपको एडल्ट चिंपैंजी, बेबी चिंपैंजी एंड एडल्ट ह्यूमन के स्कल दिखाए गए हैं। आप सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर जो दिखाया गया है ये एडल्ट ह्यूमन का स्कल है। नंबर 2 पे आपको स्कल दिख रहा है बेबी चिंपैंजी का। अब बेबी चिंपैंजी का स्कल काफी हद तक ह्यूमन एडल्ट स्कल से मिलता है। नंबर 3 पे जो है दैट इज एडल्ट चिंपैंजी, राइट? ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, राइट जी? क्लियर? अब हमने सामने मैच कर दी।
सबसे ऊपर वाला स्कल एडल्ट ह्यूमन, सेकंड नंबर पे बेबी चिंपैंजी एंड थर्ड नंबर पे एडल्ट चिंपैंजी। ह्यूमंस के एंड चिंपैंजी के क्रोमोसोम्स में 99% सिमिलैरिटी हमें डीएनए में देखने को मिलती है। बैंडिंग पैटर्न जो है क्रोमोसोम्स का, द बैंडिंग पैटर्न ऑफ ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज इज ऑलमोस्ट इंटरेस्टिंग। बैंडिंग पैटर्न क्रोमोसोम्स का, ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। क्रोमोसोम्स के आधार पे भी हम बड़े क्लोज हैं, ब्लड ग्रुप्स के आधार पे भी हम एप्स के बहुत ही क्लोज हैं। चलो एक निमोनिक दे देता हूं मैं आपको पूरे सीक्वेंस में ये कहानी याद रखने का। लिख लेंगे आप, डू रिमेंबर एप्पल हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमंस। डू रिमेंबर, पहला डी, सो डी में सबसे पहले हमने पढ़ा था ड्रायोपिथेकस। रिमेंबर आर, आर से हमने पढ़ा था रामापिथेकस। उसके ये तो हो गए प्रायर टू एप मैन। फिर हम आ गए थे एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, जिसमें ए से एप्पल, ए से ऑस्ट्रेलोपिथेसाइन, हैज एच से होमो हैबिलिस, ई होमो इरेक्टस, न्यूट्रिएंट्स एन क्रोमैग निएंडरथल मैन, न्यूट्रिएंट्स का एन से निएंडरथल मैन, देन ह्यूमंस होमोसेपियंस। राइट, ठीक है। इंटरेस्टिंग थी बात, ये पूरा सीक्वेंस। जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, क्रेनियल कैपेसिटीज बताई हैं, फायर का यूज किसने करा, जॉ साइज कैसा था, साइंटिस्ट के नाम, ये मेन चीजें आप याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, राइट। कुछ और भी सवाल जो रह गए हैं वो आने वाले सेशंस में आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। सो आई विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, बाय बाय। पढ़ते रहिए, डेली प्रैक्टिस पेपर्स जरूर प्रैक्टिस कीजिए।